न्यूट्रिएंट पोल्यूशन या यूट्रोफिकेशन। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व पोल्यूशन पैदा करें और उन्हीं को न्यूट्रिएंट पोल्यूशन कहा जाता है? ऐसा प्रदूषण जो पोषक तत्व खुद पैदा करने लगे। पर हाँ, ये बड़ा रोचक सा विषय है और ऐसा होता है। और इसी घटना को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। हमारे जीवन में और पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन और संपादन के लिए पोषक तत्व बहुत जरूरी है। उन्हीं से हमारा जीवन चलता है। लेकिन जब इन पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाए तो क्या होगा? और इन्हीं तत्वों का जो संतुलन का बिगड़ना जो है, वो दूसरी तरह की भयावह स्थिति पैदा करता है। उसे ही बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ये जो दाहिनी तरफ जो चित्र में आप ग्रीन कलर का ये जो देख रहे हैं, सारी नदियां और समुद्रों में ये जो हरे रंग का जो गाद देख रहे हैं ना, ये यूट्रोफिकेशन का ही हिस्सा है। यूट्रोफिकेशन है क्या? असल में ग्रीक वर्ड है यूट्रोफास। यूट्रोफास एक क्या है? ग्रीक वर्ड है। और बच्चों, इसका मतलब होता है पोषण, यानी न्यूट्रिशन या समृद्ध। तो इस न्यूट्रिएंट का जो उद्भव हुआ है यूट्रोफॉस से हुआ है। उस जमाने में ग्रीस के वैज्ञानिकों का बड़ा एक स्थान हुआ करता था। दुनिया में विज्ञान, इतिहास, कला, इन सब चीजों की शुरुआत ग्रीस से हुई है। बड़ा ही महान देश हुआ करता था। आज भी महान देश है। तो यूट्रोफिकेशन जो शब्द है, वो ग्रीक शब्द यूट्रोफॉस से पैदा हुआ है, जिसका मतलब है पोषण या समृद्ध। और जब हम घर के कचरे में, औद्योगिक इकाई में या कृषि की गतिविधियों में ऐसा कचरा निकालते हैं जिनमें फास्फोरस, लोहा, सल्फर या नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, और वो अपशिष्ट के रूप में, कचरा के रूप में नदियों में जब चले जाते हैं, तो नदियों में चले जाएंगे तो वहां की जो वनस्पतियां हैं, वहां के जीव हैं, वो इनका 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 सेवन करेंगे, वो उनको लेंगे अपने भोजन के रास्ते। और इससे क्या होता है? पोषक तत्वों का बैलेंस बिगड़ जाता है। एक्वेटिक सिस्टम में, जलीय तंत्र में पोषक तत्वों का बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। और इस संतुलन की बिगड़ने की वजह से एक बड़ी भयावह घटना होती है। क्या होता है कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो ये वाला जो पार्ट है, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। और इसके अलावा और क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में संरचनात्मक बदलाव होने लगते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में संरचनात्मक बदलाव होने लगते हैं। संरचनात्मक बदलाव का क्या मतलब हो गया? जल में शैवाल या अन्य वनस्पतियों की जो मात्रा है, बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। जब जब ज्यादा पोषक तत्व मिलेंगे तो जाहिर है प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। तो वो अत्यधिक प्रोडक्टिविटी, सीमा के बाहर की जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो भी यूट्रोफिकेशन का हिस्सा है। मछली की प्रजातियां नष्ट होने लगती हैं, पानी की गुणवत्ता में ह्रास होने लगता है। ये सब क्या है? यूट्रोफिकेशन के ही लक्षण है। यहाँ हमने चित्र में दिखाया है, एक शटर स्टॉक का चित्र है जिसको हमने वहां से साभा लिया है। कि मान लीजिए फर्टिलाइजर से या लीचिंग से जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस पानी में जाता है। और ये जब पानी में जाता है तो क्या होता है? एल्गीज ब्लूम होते हैं। मतलब एल्गी को, शैवाल को, जलीय वनस्पतियों को बहुत ज्यादा पोषक तत्व मिलने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा मिलने लगते हैं। और उसके बाद क्या होता है? पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। कैसे कम होती है भी मैं आपको बताता हूँ। पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा जो कम होती है यूट्रोफिकेशन के दौरान, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिक कंडीशन।
हाइपोक्सिक कंडीशन कैसे होती है? जब यूट्रोफिकेशन होता है तो शैवाल की बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, और ऐसे शैवाल बनते हैं जिनका बायोमास बहुत ज्यादा होता है, और ये सब मृत शैवाल पैदा होते हैं, इनमें जीवन नहीं होता है। तो ये जो मृत शैवाल होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा हो गए, तो बहुत ज्यादा पैदा हो गए तो पानी के तल में जाके जमा होने लगते हैं, और जब जमा होने लगे तो फिर क्या होगा? बैक्टीरिया को फिर भोजन मिलेगा, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? या डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? उनका अपघटन शुरू कर देंगे। और ये जो प्रक्रिया होती है बैक्टीरिया द्वारा या डिकम्पोजर्स द्वारा, इनके अपघटन की घटना में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन व्यय होता है, ऑक्सीजन खर्च होता है इस प्रक्रिया में। और जब जो जलीय तंत्र है उसमें सीमित ऑक्सीजन है, जब सारा ऑक्सीजन इन लोगों ने ले लिया तो फिर बचेगा क्या? ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और इस तरह जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो हाइपोक्सिक स्थिति या हाइपोक्सिक कंडीशन पैदा हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन कम होने लगता है, कम हो जाता है। कितना कम होता है? कल मैंने आपको बताया था 3 से 5 ppm से भी कम होने लगता है। और जब इतना कम होगा तो फिर क्या हो गया? सारे जलीय जीव बड़ी तेजी से मरना शुरू कर देंगे। ये देखिए, इस चीज को हमने यहाँ चित्र में दिखाया है कि कैसे डिकम्पोजिशन जब बढ़ता है ऑर्गेनिक मैटर का, तो माइक्रोबियल रेस्पिरेशन यानी कि जीवों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, और ये ऑक्सीजन की कम मात्रा उन जीवों की मृत्यु की वजह बनती है। आइए हम यूट्रोफिकेशन के प्रकार पर चर्चा करें। पहला प्रकार है एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन। एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन जो है मानव गतिविधि के कारण होता है। जैसे हमने जो खेती की और गैर जिम्मेदार तरीके से उन खेती के न्यूट्रिएंट्स का की व्यवस्था हमने नहीं की, वो उठा के हमने नदियों में बहना छोड़ दिया। या गोल्फ कोर्स जो बनाए जा रहे हैं आज शहरों में, तो क्या हो रहा है? गोल्फ कोर्स के लिए अच्छी घास चाहिए, अच्छी घास चाहिए मतलब ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, और फिर उसका मिसमैनेजमेंट, उसका पुअर वेस्ट मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट, जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो पुअर तरीके से किया गया, तो क्या होगा? वो सब बह के क्या नदियों में गया और यूट्रोफिकेशन को जन्म देता है। और कैसे वहां बारिश हुई, ज्यादा बारिश से झीलों और नदियों में चला गया, वहां यूट्रोफिकेशन को जन्म दिया। तो इंसान की गतिविधियों की वजह से जो यूट्रोफिकेशन है उसका नाम है एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन। अगला है प्राकृतिक यूट्रोफिकेशन, नेचुरल यूट्रोफिकेशन। प्राकृतिक कारणों से जब जल निकाय में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है? एक ऑलिगोट्रोपिक झील यूट्रोपिक झील में बदल जाती है। दो तरह की झीलें हमने बताया था कि भारत में दो तरह की झीलें पाई जाती हैं। एक तो ओलिगोट्रोपिक झील, मतलब जिस झील में पोषक तत्वों की मात्रा कम है, और यूट्रोपिक जिसमें ज्यादा है। तो जो कम पोषक तत्व वाली झील है उसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व पहुंच गए, तो यूट्रोपिक झील में बदल गई, यूट्रोफिकेशन स्टार्ट हो गया वहां पे। और उससे क्या हो गया? फाइटोप्लैंक्टन, शैवाल, उन सारी जो जली वनस्पतियां हैं उनका उत्पादन बढ़ जाता है। ये दाहिनी तरफ की चित्र में हमने इसको दिखाया है, नेचुरल यूट्रोफिकेशन। और नेचुरल यूट्रोफिकेशन होने में कई सौ साल लग जाते हैं, कई सौ साल। यानी कि इंसान अपनी गतिविधियों से यूट्रोफिकेशन को बहुत तेजी से जन्म देता है, यानी यूट्रोफिकेशन की रफ्तार को बढ़ा देता है। लेकिन अगर नेचुरल तरीके से यूट्रोफिकेशन हो रहा है तो उसकी रफ्तार बहुत कम होती है। इस दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो एंथ्रोपोजेनिक जो यूट्रोफिकेशन है, एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन, वो बहुत ही खतरनाक है। वो क्योंकि वो कुछ साल के भीतर ही हम कर डालते हैं। गोल्फ कोर्स बनाए, वहां हमने खूब पोषक तत्व तो डाल डाल के घास बढ़ने के लिए
किया, फिर बारिश हुई, फिर वो हो सकता तो बह के, क्योंकि मिसमैनेजमेंट हमने किया, हमने उसके वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सही तरीका नहीं अपनाया, और वो बहकर पहुंच गया नदियों में, झीलों में, और यूट्रोफिकेशन को जन्म दे रहा है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जो मानव जनित यूट्रोफिकेशन होता है उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, और जो प्राकृतिक यूट्रोफिकेशन होता है उसकी रफ्तार बहुत धीमी होती है। आइए एक और यूट्रोफिकेशन से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत ही उभरता हुआ मुद्दा है मृत क्षेत्र या जैविक रेगिस्तान या डेड जोन। यूट्रोफिकेशन इतना खतरनाक है कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक किस्म की आकृतियों को जन्म दे रहा है। उनको या तो आप मृत क्षेत्र कहेंगे, या डेड जोन कहेंगे, या जैविक रेगिस्तान कहेंगे। और ये कहाँ पाए जाते हैं? महासागरों में पाए जाते हैं। और किन महासागरों में पाए जाएंगे? जहां पर बहुत कम ऑक्सीजन सांद्रता होगी, बहुत कम ऑक्सीजन सांद्रता होगी। मैंने आपको अभी बताया है, यूट्रोफिकेशन के दौरान ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत कम हो जाती है, और इसी को बोलते हैं हाइपोक्सिक कंडीशन। और इस यही क्या करते हैं, दुनिया में मृत क्षेत्र को जन्म दे रहे हैं। और इस तरह के जो मृत क्षेत्र हैं पूरी दुनिया में बन रहे हैं, पूरी दुनिया में। ये जो हमने बाईं तरफ के चित्र में दिखाया है, जो लाल रंग के एरिया है ना, जो पर्पल कलर के, ये सब क्या है? डेड जोन्स हैं। आप भारत में भी देखिए, महाराष्ट्र, केरल, पुडुचेरी, गुजरात के तट पे, तमिलनाडु के तट पे, यहाँ सब जगह आपको डेड जोन उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, ये एक भयावह स्थिति है कि अगर हम यूट्रोफिकेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये मृत क्षेत्रों को जन्म देगा। और ये कहाँ पाए जाते हैं? आमतौर पर सतह के नीचे 200 से 800 मीटर खारे पानी की परत में होते हैं मृत क्षेत्र। और मृत क्षेत्र की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है? नाइट्रोजन। उर्वरक में उपयोग किए जाने वाला रासायनिक रूप से संश्लेषित नाइट्रोजन जो है, केमिकली सिंथेसाइज्ड नाइट्रोजन, यही झीलों को मृत बना रहा है। केमिकली सिंथेसाइज्ड नाइट्रोजन, रासायनिक रूप से संश्लेषित नाइट्रोजन जो है, यही पूरी दुनिया में और हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में मृत क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार है, जो महासागरों, नदियों और झीलों को मृत बना रहा है। एक अनुमान के मुताबिक, ये लगभग अनुमान है कि दुनिया भर में लगभग 10% जो ओशन के एरिया हैं, महासागरीय जो इलाके हैं, वो मृत क्षेत्रों में तब्दील हो चुके हैं। और सबसे बड़ा जो मृत क्षेत्र है पूरी दुनिया का, वो है मैक्सिको की खाड़ी का मृत क्षेत्र। मैक्सिको की खाड़ी का जो मृत क्षेत्र है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मृत क्षेत्र दर्ज किया गया है। और ये लगभग फैला हुआ कहाँ? 16,400 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला गया है, फैला हुआ है। ये दाहिनी तरफ का चित्र आप देखिए, ये जितना ब्लैक कलर का आप घेरा देख रहे हैं ना दाहिनी तरफ के चित्र में, ये इस पूरे घेरे में ये मैक्सिको की खाड़ी का मृत क्षेत्र का इलाका है। पूरा ये जो लाल जो इलाका है वो मैक्सिको की खाड़ी है, और उसमें से जो हमने ब्लैक कलर का जो घेरा दिखाया है वो क्या है? ये जो है डेड जोन को दिखाया गया है। तो ये 2022 तक ये पूरा इलाका इस इतने डेड जोन में तब्दील हो गया है। ये जो चित्र है ये डलहौजी यूनिवर्सिटी की तरफ से है। और मैक्सिको की खाड़ी में यही यही सिर्फ इतना ही नहीं है, हर साल बसंत ऋतु में सबसे ज्यादा विशाल मृत क्षेत्र, विशाल डेड जोन्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि उस इलाके में किसान नाइट्रोजन उर्वरकों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर बारिश होती है, और वो नाइट्रोजन वाले उर्वरक बारिश के पानी के रास्ते इन नदियों और महासागरों में पहुंचते हैं, और उन चीजों को, उस पूरे इलाके को डेड जोन में तब्दील कर देते हैं। इसके अलावा एक दो और जगह हैं
जो आपको याद रखना है, ओमान की जो खाड़ी है, गल्फ और ओमान, वो भी डेड डेड जोन में बदलता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है वो इलाका, ओमान की खाड़ी। इसके अलावा हमारा पास जो हमारे साथ भारत की तरफ जो अरेबियन सी है, अरब सागर है, वहां भी मृत क्षेत्र के आकार में वृद्धि हो रही है। और ये यमन तथा भारत के बीच मृत क्षेत्र के रूप में समुद्र में फैला हुआ है। ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है, जो आपको और हमको सोचना है। आइए हम फटाफट कुछ बातें कर लेते हैं। यूट्रोफिकेशन के कारण क्या है? पहला, उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग है। दूसरा, केंद्रित पशु आहार संचालन, CAFO भी प्रदूषणकारी पोषक तत्वों का एक प्रमुख स्रोत है, क्योंकि ये पशु के आहार में पोषक तत्वों की अधिकता की बात करता है। उन पोषक तत्वों का मिसमैनेजमेंट होता है, और वो फिर नदियों के बारिश के रास्ते नदियों में पहुंचते हैं, और वो यूट्रोफिकेशन को जन्म देते हैं। औद्योगिक और घरेलू कचरा भी यूट्रोफिकेशन का एक महत्वपूर्ण कारण है। कैसे दूर दिया जा सकता है यूट्रोफिकेशन को? आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? औद्योगिक और घरेलू जो कचरा जल है, जो जो जलीय कचरा है, मतलब जो कचरा द्रव के रूप में है, उसको क्या करना चाहिए? उसका उपचार किया जाना चाहिए। कटाई के माध्यम से पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स बच जा रहे हैं उनको रिसाइकिल करिए, और किसान भाई अगली फसल में उसका पुनः इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा जो पोषक तत्वों की अधिकता है पानी में, उसको कैसे दूर कर सकते हैं? फिटकरी इस्तेमाल कर सकते हैं, चूना इस्तेमाल कर सकते हैं, लोहा इस्तेमाल कर सकते हैं, या सोडियम एल्यूमिनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा? वो जो पोषक तत्व है अवक्षेप के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में आ जाएंगे। जो अत्यधिक नाइट्रोजन है, जो कि पूरी दुनिया में डेड सी को जन्म दे रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? नाइट्रिफिकेशन को नाइट्रोजन को डीनाइट्रिफिकेशन के जरिए, नाइट्रिफिकेशन के जरिए हटा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज है, तथ्य हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम यूट्रोफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी कुछ समय आप सभी ने सुना होगा कि टर्की में एक बड़ी ही विचित्र सी घटना घटी। वो क्या था? वहां का जो समुद्र है, वहां कौन सा समुद्र है? सी ऑफ मरमरा, जो कि काला सागर, ब्लैक सी और एजियन सागर को जोड़ता है। वहां पे देखिए इस तरह की संरचनाएं दिखने लगी समुद्र में। ये आप देखिए, इस तरह की संरचनाएं दिखने लगी, और ये पूरा सी ऑफ मरमरा है। आप देख रहे हैं ना, ये पूरा कैसा सफेद रंग के गाद में तब्दील हो गया है, सी ऑफ मरमरा, मरमरा सागर। तो ये जो गाद है, ये क्या यूट्रोफिकेशन में इसकी वजह है, और इसका नाम दिया गया सी स्नॉट। सी स्नॉट, टर्की में जो सी स्नॉट आया, उसकी वजह क्या है? यूट्रोफिकेशन है। और ये कहाँ पाया गया? सी ऑफ मरमरा में पाया गया है। सी ऑफ मरमरा क्या है? जो काल ब्लैक सी और एजियन सागर, ब्लैक सी को एजियन सागर से जोड़ता है। ये दूसरी बार सी स्नॉट देखा गया टर्की में। इसके पहले टर्की में सी स्नॉट देखा गया था 2007 में। उसके बाद भी इन लोगों ने सबक नहीं लिया, और इस तरह की घटना वहां पे आई। तो सी स्नॉट क्या है? एक तरह का समुद्री लसलसा पदार्थ है, जो कि यूट्रोफिकेशन के दौरान सवालों में पोषक तत्वों की अत्यधिक प्रचुरता की वजह से होता है। और इस सी स्नॉट ने टर्की के आसपास के इलाकों में मछुआरों के जाल में भी कीचड़ के रूप में ये जमा हो जाता है। तो जब जाल में कीचड़ के रूप में जमा हो जाएगा, तो मछलियों को पकड़ने में दिक्कत आएगी, और फिर दूर से मछलियों को वो दिख जाएगी, फिर वो मछलियां वहां से भाग जाएंगी। तो उससे मछुआरों की जीविका बहुत प्रभावित हुई है सी स्नॉट से। और टर्की ने उस पूरे इलाके को एक कंजर्व्ड एरिया में तब्दील कर दिया है।
इस घटना के बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको करना है, जो इसी लेक्चर पर आधारित है। खराब अपशिष्ट प्रबंधन जल पारिस्थितिकी तंत्र को अव्यवस्थित करता है और अंततः पारिस्थितिकी संतुलन को प्रभावित करता है। स्पष्ट करें 200 शब्द। Poor waste management disturbs the water ecosystem and ultimately affects the ecological balance. Clarify in 200 words.